क्लास आज का जो चैप्टर है वो बेसिकली जो है 10th क्लास के लिए है। इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का जो चैप्टर है 4th चैप्टर, इसमें जो है ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, वैश्वीकरण इन इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव था, कैसे भारत में वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण है क्या, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। वैश्वीकरण की डेफिनेशन या जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की बजाय एक सिंपल से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, जब पूरा विश्व जो है एक धुरी पे आ जाता है, एक धुरी पे केंद्रित हो जाता है। वैश्वीकरण विश्व का एकीकरण हो जाना, ठीक है, विश्व का एक हो जाना, पूरा विश्व एक मार्केट एक बाज़ार बन जाता है, तब वो क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, पूरा विश्व एक बाज़ार का मतलब क्या है कि विश्व में किसी भी एक जगह पे मिलने वाला सामान जो है दूसरी जगह पे भी जो है मिलता हो, प्रोवाइड किया जाता हो। ठीक है, इस देश की कंपनी जो है यहाँ पे जाके आराम से व्यापार कर सके, ये क्या है, ये वैश्वीकरण है, विश्व का एकीकरण है। मतलब बाज़ार में, व्यापार में जो है, जो देश की बाउंड्रीज होती है, सीमाएं जिसे कहा जाता है, सीमाएं अब क्या नहीं रखती, मायने नहीं रखती, सीमाओं का जो महत्व है वो समाप्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, विश्व का एकीकरण। ठीक है, विश्व का एक हो जाना, बाजार एक हो जाना। क्लियर। अब थोड़ी जो है ऑफिशियल जो है एक तरीके से डेफिनेशन पे चलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंट्रैक्शन होता है, एक तरीके से तालमेल होता है, इंटीग्रेशन होता है, एक हो जाना हो जाता है, एकीकरण की प्रक्रिया होती है। किन के बीच में, पीपल्स के बीच में, लोगों के बीच में, कंपनीज जो अलग अलग जो है फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट नेशन मतलब अलग अलग देशों की जो जो एक तरीके से सरकारें हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से जो है एक तरीके से बातचीत करती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। और इसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसको बढ़ावा मिलता है। इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, निवेश। ठीक है, निवेश का मतलब अब ये कई तरीके से हो सकता है, सीधी सी बात है, कोई जो है पैसों के जरिए भी निवेश करता है, किसी व्यापार में पैसे लगा कर करता है। अब इसके साथ साथ जो है दूसरी चीज़ें कैसे हो सकती है, मशीनों के जरिए, लेबर्स के जरिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है क्या है, निवेश है। ठीक है, किसी भी चीज़ में पैसा लगाना या कोई भी चीज़ जो है पुट करना है। ठीक है, और इसके आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके ज़रिए क्या हो गया, विश्व एक हो गया है। ठीक है, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। आजकल इंटरनेट जो है आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये किसका हिस्सा है इंटरनेट, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी घटना घट रही हो, वहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ट्रैवल कर जाती है, जंगल में लगी आग की तरह। जैसे उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसी तरीके से आज की डेट में इंफॉर्मेशन जो है चुटकियों में एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और जो है एक तरीके डेफिनेशन देख सकते हैं हम। ग्लोबलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है, वो भी कैसा, रैपिड, बहुत तेज़ी से, किसका, इंटीग्रेशन का, एकीकरण का। ठीक है, इंटरकनेक्शन का मतलब एक दूसरे से जुड़ने का, बिटवीन द कंट्रीज, अलग अलग देशों को एक साथ जोड़ के रखता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मोर एंड मोर गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। गुड्स मतलब सामान, सर्विसेज सेवाएं। इन्वेस्टमेंट होती है, ये मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ, निवेश होता है। टेक्नोलॉजी जो है मूव करती है, प्रौद्योगिकी मूव करती है। आजकल ऐसा कभी हो सकता है कि एक तरीके सिंपल सा है कि एप्पल की जो है अगर कंपनी ने कोई भी न्यू फ़ोन निकाला है अमेरिका में, ठीक है, तो ये सोचिए कि वो सिर्फ अमेरिका में मिलेगा, इंडिया में भी तो मिलेगा ना। ये किसका असर है, ग्लोबलाइजेशन का असर है कि अब जो है जो सामान है वो एक सीमा, एक देश की जो एक बाउंड्री है उसमें बंध के नहीं रहता है, अब वो दूसरी जगह देशों में अपने आप ट्रैवल करता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक तरीके से कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसे कहा जा सकता है, उसका क्या है, इसे मल्टीनेशनल कंपनी को इन शॉर्ट एमएनसी भी लिखा जाता है। ये वो होती हैं डेट ऑन सा कंट्रोल एंड प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। इसका मतलब है कि इसका कंट्रोल, ठीक है, और प्रोडक्शन, किसका कंट्रोल, उत्पादन का। ठीक है, जो चीज़ें बनाई जा रही है उस उत्पादन का जो है कंट्रोल जो है एक देश में नहीं होता है, अलग अलग देशों में होता है। ठीक है, अगर आप अभी इंटरनेट पे सर्च करें तो किसी भी एक गाड़ी के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो वो कंपनी किसी देश की होगी, उसके सामान जो है किसी दूसरे देश में बनाए जा रहे होंगे, फिर उस सामानों को ले जाके जोड़ा किसी देश में जाएगा और फिर वहाँ बेच दिया जाएगा। तो ये क्या है, किसके ज़रिए किया जा रहा है, ये जो है एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए किया जा रहा है। और ऐसा काम करने वाली कंपनियाँ क्या कहलाती है, मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या कहलाती है हिंदी में, बहुराष्ट्रीय
कंपनियां कहलाती हैं। क्लियर। इसके साथ आगे देखते हैं कि अब जो है कोई भी कंपनी जो है किसी दूसरे देश में जाके जो है अपने मार्केट या फिर अपना सामान क्यों बेचती है, क्यों जो जाके वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करती है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो है ऐसी जगह पे जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन या उत्पादन जो है कंपनीज लगाती हैं, उत्पादन का कार्य ऐसी जगह करती है जो जगह क्लोज टू द मार्केट, मतलब मार्केट के पास हो। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा बाजार हो जाए। बाजार का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो है मार्केट एरिया जो आप देखते हो वो नहीं है। बाजार का मतलब यहाँ पे है कि जहाँ पे उस सामान को खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे। क्लियर। और इसके साथ साथ जो है और कहाँ पे, जहाँ पे स्किल और अनस्किल्ड लेबर बहुत आसानी से लो कॉस्ट में, कम से कम पैसों में उन्हें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कम से कम पैसों में स्किल्ड मतलब कि प्रशिक्षित, अनस्किल्ड जो है और जो एक तरीके से जो मैनुअल लेबर वगैरह करते हैं, जो प्रशिक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, बेसिकली वो लोग जो है बहुत आसानी से काम करने में, जो काम करने के लिए इन्हें कम से कम पैसों में अवेलेबल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अस्योर्ड। अब इसमें जो है बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाए आपका। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का जो है सुविधा हो जाए, वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ जो है रॉ मटेरियल की बात भी आ जाएगी, जहाँ पे इस जो है सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो है आसानी से और सस्ती दरों पे मिल जाए। क्लियर। इसके साथ आगे आते हैं कि एमएनसी जो है वो जिस देश में भी जाती है, मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे देश में बेसिकली अपनी फैक्ट्रीज लगाती है, तो जब जहाँ भी जाएंगी वो ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो उनके फेवर में है कि नहीं है। ठीक है, कि कहाँ पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स लगा रखा है, कहाँ पे जो है उन्हें जो है एक तरीके से मौका दिया जा रहा है आने के लिए, कम से कम जो है बैरियर्स लगा रखे हैं। क्लियर। तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, जो सरकारी नीतियाँ होती है, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, उस पर भी पूरी तरीके से निगरानी रखती है। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा एक तरीके से क्या बोलते हैं पैसे कमा सके। इसका देखो रीज़न भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ डन सो डैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो पैसे उत्पादन किया जा रहा है सामान का, वो कम से कम पैसों में हो जाए। और जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका जो है ग्रेटर प्रॉफिट, मतलब जो फ़ायदा है, मुनाफा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, एक सीधी सी बात है कि कोई भी सामान अगर वो 50 रुपये में बना रही हैं, तो अब उसको जो है वो 100 रुपये में बेच रही हैं, तो उनका जो मुनाफा बढ़ गया। अब यही चीज़ अगर वो किसी ऐसे देश को ढूंढ लेते जहाँ पे वो सामान 25 रुपये में बन जाता है और जो बेचने वाली रेट है वो 100 रुपये ही रहता है, तो मुनाफा और बढ़ गया। क्लियर। तो वो जो है इसीलिए दूसरे देशों में जाके क्या करती है, अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं। क्लियर, ताकि उनका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो, दूसरों को पैसे कम से कम दिए जाए, कम से कम पैसों में उन्हें लेबर मिल जाए, जगह मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए। ये चीज़ें देखती है मल्टीनेशनल कंपनी। क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ जो एक तरीके से गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं वो ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व स्तर पे जो है एक तरीके से बनाई जाती है, सामान जो है विश्व स्तर पे दिया जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। सर्विसेज में मेरा मतलब होता है सेवाओं से है, और इसमें कई सेवाएं आ जाती हैं, जैसे कि कॉल सेंटर की सेवा है ना, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। बेसिकली ज़्यादातर जो कंपनीज है उनकी कॉल सेंटर हमारे इंडिया में ही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है क्यों, क्योंकि सस्ता लेबर जो है मिल जाता है उन्हें, है ना। तो इसीलिए ये देखिए कि सर्विसेज जो है वो अलग अलग उसमें फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज, बेसिकली इसकी वजह से जो प्रोडक्शन का जो एक तरीके से तरीका था वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, जटिल हो गया है। अब एक मोबाइल नॉर्मली, एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी हाल में जो है बाइकॉट चाइना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रेंड कर रहा था। लेकिन क्या आप पूरी तरीके से चाइना को बाइकॉट कर सकते हो? आप एप्पल का फ़ोन भी खरीदते हो अगर, जो अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, लेकिन अमेरिका की कंपनी है, लेकिन उसके ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं वो तो चाइना में बन रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है एक तरीके से हम जो है एक क्या हो गया है कि हम एक बहुत जटिल या कॉम्प्लेक्स वे में जो है ये प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब इतना इजी नहीं रह गया है कि आप किसी भी एक देश को जो है बैन कर सको या उससे बाइकआउट कर सको। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया हो गई है। कोई सामान कहीं बन रहा है, कोई पार्ट कहीं बन रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से होता है ना कि कंफ्यूजिंग वाला सिस्टम हो गया है। इसके साथ साथ जो है द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। इसकी वजह से क्या कर रखा है उन्होंने, जो प्रोडक्शन किसी भी सामान को बनाने का जो प्रोसेस है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है और पूरे विश्व में, ग्लोब में जो है एक तरीके से फैला दिया है ना। कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सामान बन रहा है, फिर जिस जगह पे उसको बेचा जाना है वो सामान वहाँ पे इकट्ठा जो है पूरा पहुँचाया जाता है और उसको जोड़ के वहाँ बेच दिया जाता है। बहुत सिंपल सा है। इनफैक्ट कई कारें भी ऐसी ही बेची जाती हैं जो बाहर की है, तो क्या पूरी की पूरी कार जो बनी हुई आती है वो पूरी थोड़ी ना आती है, वो उसके पार्ट्स अलग अलग जगह से आते हैं जहाँ जहाँ वो बने हैं, फिर यहाँ पे लाके उसे जो है जोड़ के बेच दिया जाता है। क्लियर।
इसके साथ जो है इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि मनी जो है वो एक तरीके से द मनी डैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड इक्विपमेंट मतलब सामान जो भी है, ठीक है, वो पैसा जो किसी भी जो है एक तरीके से सामान को खरीदने में जो है लगाया जा रहा है, चाहे वो लैंड हो जाए, ज़मीन हो जाए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए उस जगह पे, मशीन्स को खरीदने के लिए, इक्विपमेंट औजारों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा जो खर्च किया जा रहा है क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है, निवेश कहलाता है, जिसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, निवेश कहलाता है ये समय। और अगर इस सारी चीज़ों को करने के लिए कोई विदेशी कंपनी पैसा दे रही है, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी पैसा दे रही है, तो क्या कहलाएगा? यही निवेश फिर फॉरेन निवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिंदी में विदेशी निवेश कहलाएगा, ठीक है। फॉरेन का मतलब विदेशी और इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, तो यही चीज़ क्या कहलाएगी? विदेशी निवेश कहलाएगी, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लीजिए कि कोई भी एक कंपनी खोलनी है तो सबसे पहले ज़मीन लेनी पड़ेगी, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है उद्योग जो बिल्डिंग है वो बनानी पड़ेगी, फिर उस बिल्डिंग में जो है काम जो जिससे हो सके वो मशीन लानी पड़ेगी, ठीक है, औजार चाहिए हमें, क्लियर। तो ये सारा चीज़ें जो पुट किया जा रहा है, पैसा जो दिया जा रहा है इस सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, तो ये सारा क्या कहलाया? इन्वेस्टमेंट कहलाया। अब यही सारा पैसा किसने दिया? किसी मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी ने दिया, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाया, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए किया जाता है? क्या जो है रीज़न क्या है ये सारा इन्वेस्टमेंट करने का? ओनली होप ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में कि वो क्या कमाएंगे? प्रॉफिट कमाएंगे, फ़ायदा कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, क्लियर। अब चलते हैं इंटरलिंकिंग ट्रेड अक्रॉस कंट्रीज। बेसिकली जो है इसकी वजह से क्या हुआ है? अक्रॉस कंट्री मतलब अलग अलग देशों में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो इंटरलिंक हो गया है, जुड़ गया है एक दूसरे से, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने अमेरिका और चाइना वाला आपका एग्जांपल ऊपर दिया ही है, वो एक दूसरे से क्या हो गया? व्यापार जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। एट टाइम्स मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है क्या होती हैं? प्रोडक्शन जॉइंटली विद द सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दिस कंट्रीज। बेसिकली वो क्या करती हैं? वो किसी भी लोकल कंपनीज के साथ जो है एक तरीके से पार्टनरशिप कर लेती हैं। पार्टनरशिप का क्या मतलब है? कि वो जो है उस कंपनीज के कुछ शेयर्स खरीद लेंगी, जैसे कि 40% जो है उनका होगा, 50% किसी और का हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वहाँ उसके साथ जो है जॉइंटली मतलब मिलकर वो काम करेंगी। अब जब मिलकर काम करती है कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी लोकल या स्थानीय, लोकल को क्या कहते हैं? स्थानीय कंपनी के साथ, ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? दो तरीके के फ़ायदे होते हैं, ठीक है। एक तो पहला देखिए, पहला फ़ायदा क्या हुआ कि इसके ज़रिए जो है उन्हें क्या मिलेगा? जो लोकल कंपनी, उन्हें एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिलेगी, ठीक है। बाहर से जो भी देश आएगा वो उसके लिए क्या मशीनें वगैरह जो है लेकर आएगा, जिससे प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा? फास्टर होगा और तेज़ी से होगा, ठीक है। दूसरा जो फ़ायदा है वो क्या होगा? जो बाहर की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी उसके साथ जुड़ रही है, ज्वाइंट हुई है, वो जो है अपनी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, ठीक है, नई नई जो है तकनीक लेकर आएगा, जिससे जो है जो प्रोडक्शन है वो और तेज़ी से होगा, क्लियर। जब कोई भी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है लोकल कंपनी से जुड़ती है तो उससे लोकल कंपनीज को भी फ़ायदा होता है, क्लियर। अब आगे चलते हैं कि और इंटरलिंक करने का जो है व्यापार भारत में करने का या किसी भी लोकल स्थानीय जगह पे करने का, व्यापार करने के क्या तरीके हैं? पहला तो है कि जॉइंट हो जाए उसके साथ, ठीक है। दूसरा क्या है? द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एमएनसी इन्वेस्ट टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। वो क्या करती है? बाय कर लेती है, खरीद लेती है जो लोकल कंपनी है, ठीक है। अब क्या उसके बाद क्या करती है? उसका जो प्रोडक्शन है उसे एक्सपेंड करती है, उसे और ज़्यादा बढ़ाती है, क्लियर। तो जिससे जो है मल्टीनेशनल कंपनीज का सारा फ़ायदा हो जाता है, क्लियर। इसके साथ हम ये देखते हैं कि ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है कि जैसे आपने देखा था पीछे कि कंपनीज़ क्या करती हैं, जैसे कि अभी व्हाट्सएप को किसने ख़रीद लिया? फेसबुक ने ख़रीद लिया है ना। इंस्टाग्राम को भी उसी के जो है मालिक ने ख़रीद लिया है। तो ये क्या हुआ है? ये जो है उन्होंने लोकल कंपनी जो उनकी थी उन्होंने बनाई थी अपने देशों में। जब वो बड़े स्तर पे आई तो दूसरी कंपनी ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने, जिसको नाम हम फेसबुक से नाम से जानते हैं, उसने क्या किया? उसको ख़रीद लिया और उसके बाद उसे और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है वो, और नए नए फीचर उसमें इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा उसके जो यूजर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, क्लियर हुआ। इसके आगे चलते हैं कि बहुत ज़्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो क्या करती हैं? डेवलप कंट्रीज़ की जो है एक तरीके से ऑर्डर प्लेस करती हैं, ठीक है। ऑर्डर प्लेस किसको देती है? जो ऑर्डर है एक तरीके से स्मॉल प्रोड्यूसर को होती है, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको कि आप लोग जो है बहुत सारा जो सामान है, आप जो बाज़ार में जाते हो, मॉल वगैरह में जाते हो, तो उसमें जो है मेड इन लिखा होता है कि किस देश में बना है वो चीज़, ठीक है। लेकिन क्या वो सच में वहीं बना है?
इस चीज़ का सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ज़्यादातर जो गारमेंट्स, फुटवियर या स्पोर्ट्स आइटम वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है किसी भी स्मॉल प्रोड्यूसर को, जो लोकल जो कंपनी होती है उसको कॉन्टैक्ट दे देते हैं कि आप ये सामान जो है इतने टाइम पे इतना सामान हमें जो है बना के दे दीजिए। उसके बाद वो उस सामान पे जो है अपने कंपनी का लेबल लगा के जो है उसको आगे बेच देते हैं। तो जो मेड इन इंडिया या दूसरी चीज़ें लिखी होती हैं वो कई बार जो है वो सच नहीं होती है। जो कंपनी हम ये सोचते हैं कि ये जो कंपनी है ये इस देश की है तो ये सामान वहीं का बना होगा, तो कई बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट सप्लाई टू द एमएनसी, बेसिकली जो है एक तरीके से क्या होता है कि यही जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया उसी को यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इनके पास प्राइस के काफ़ी हाई होता है, क्वालिटी मेजर्स काफ़ी हाई होते हैं। तो उस क्वालिटी मेजर्स का जो है स्मॉल जो उन्होंने सामान बना के जो छोटे व्यापारियों ने दिया है उसको चेक किया जाता है, डिलीवरी कराई जाती है। ठीक है, लेबर कंडीशन जो है इनमें बहुत अच्छी होती है प्रोड्यूसर्स के पास। तो ये क्या होता है, ये जो है इंटरलिंक कर रहा है। इंटरलिंक का मतलब क्या है, विदेशी कंपनियों को देसी कंपनियों से जो है जोड़ रहा है। ठीक है, विदेशी कंपनियों को जो है किससे जोड़ रहा है, ये देसी कंपनियों से जोड़ रहा है और अलग अलग तरीक़ों से जोड़ रहा है। पहला तो हमने देखा था कि दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कि वो बाय कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। तीसरा हमने क्या देखा कि वो ऑर्डर दे देते हैं उनको। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं इंटरलिंकिंग मार्केट। अब मार्केट को भी इंटरलिंक किया जा रहा है, और वो कैसे किया जा रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है आजकल जो है हम देख रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, जो कंपनीज लगा रखा है, जो उस कंपनीज में सामान बना रहा है, उसे क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ठीक है, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। वो लोग अब सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है आसपास की जो लोकेटेड मार्केट है, जो अपना कहते हैं ना घरेलू बाजार है, ठीक है, उसमें अपना सामान नहीं बेच पा रहे, बल्कि उन्हें मौका मिल रहा है दूसरी मार्केट में, जो दूसरी कंट्रीज़ में है, वहाँ पर भी वो अपना सामान बेच सकते हैं और दूसरे उत्पादकों से, दूसरे प्रोड्यूसर से कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जो है और क्या है, जो बायर्स हैं, हम क्या हैं, उपभोक्ता हैं। ठीक है, हम सामान खरीदने वाले लोग हैं। जो बायर्स है, जो सामान खरीदने वाले लोग हैं, जो उपभोक्ता है, अब उनके पास भी एक मौका है कि उनकी जो चॉइसेस है वो एक्सपेंड हो गई है, बढ़ गई है सामानों के मामले में। आप ये देखिए कि आप आज की डेट में जो है, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो आपको एक मोबाइल अगर ख़रीदना होता था तो आप बाज़ार में जाते थे, आपके पास गिने चुने ऑप्शन होते थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में इतनी सारी वैरायटी है कि आपको जो है पहले से माइंड सेट करके जाना पड़ता है कि हाँ आपको जो है क्या क्या देखना है, और वहाँ जाने के बाद भी आप वो क्वालिटी जो है अपने उस मोबाइल में ढूंढते हैं। तो मोबाइल्स के आपके पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, है ना। चाहे वो सैमसंग हो जाए, चाहे वो वीवो का हो जाए, या ओप्पो का हो जाए, या एप्पल का हो जाए, या दूसरी जो है कंपनी, तो ये सारे क्या हैं, ये आपके पास ऑप्शन, और ये किसके जरिए आ गए हैं, आपकी जो मार्केट है वो क्या हो गई है, इंटरलिंक हो गई है, जुड़ गई है, जुड़ाव हो गया है उनमें। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या हो गई है, एकीकृत हो गई है, एक हो गई है। क्लियर। इसके आगे देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम द वन मार्केट। गुड्स मतलब क्या है, सामान जो है एक मार्केट से जो है दूसरी मार्केट में जो है ट्रैवल कर रहा है। चॉइसेस ऑफ गुड्स इन मार्केट राइसिस, मतलब हमारे जो विकल्प थे वो क्या हो गए, अप हो गए हैं, राइसिस हो गए हैं। ठीक है, बढ़ गए हैं। इसके साथ प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल। अब दो अलग अलग बाजार में जो प्राइसेस है, जो रेट है, वो इक्वल हैं, अलग अलग नहीं है। आप यहाँ पर भी अगर कोई सैमसंग का फ़ोन अगर उसके मॉडल के हिसाब से खरीदोगे तो वो भी उतने का ही मिलेगा जितना आपकी दूसरी जगह पे मिलेगा। ठीक है, तो जो प्राइसेस में है उसमें क्या हम देखते हैं, यूनिफॉर्मिलिटी देखते हैं, बेसिकली क्या एक रूपता देखते हैं, सिमिलैरिटी देखते हैं जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, और ये सारा क्यों हुआ है, ये फॉरेन ट्रेड की वजह से ही हुआ है। उसकी वजह से ही जो है पूरा जो मार्केट है वो एक कनेक्टेड हो गया है, इंटीग्रेटेड हो गया है, एकीकृत हो गया है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं फैक्टर्स दैट अनेबल ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली वो फैक्टर जिसकी वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो और तेज़ी से हुआ है, उसमें सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है, हमारी प्रौद्योगिकी है। ठीक है, जो हमारी तकनीक है जिसे कहा जाता है वो बहुत तेज़ हुई है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो एक विकास है ये ग्लोबलाइजेशन का और तेज़ी से हुआ है। जैसे कि रैपिड इम्प्रूवमेंट, मतलब बहुत तेज़ी से किस में इम्प्रूवमेंट हुई है, किसमें बदलाव आया, सुधार आया, वो हुआ है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है और तेज़ी से हुआ है। क्लियर। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हम सबको पता है कितनी तेज़ी से आईसीटी का सेक्टर जो है वो डेवलप हुआ है। पहले जो है बड़े बड़े फ़ोन अगर आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखे होंगे
तो वो हुआ करते थे। अब जो है क्या हो गया, मोबाइल्स हो गए हैं, मोबाइल में ही सारा आपका कंप्यूटर फिट हो गया है। कंप्यूटर को जो है एक तरीके से कहते हैं ना, कंप्यूटर, वॉच, कैलकुलेटर, सब कुछ जो है आपके मोबाइल में अवेलेबल हो गया है। इसके साथ आईसीटी जो है इंटरनेट के आने से जो है और ज़्यादा एक तरीके से इंटरनेट के आने से जो है ये और ज़्यादा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। इंटरनेट के बाद जो है क्या हुआ है, पूरा विश्व जो है एक बिंदु में एक तरीके से समा गया है। कहीं भी कुछ भी होता है, यहाँ से जो है आराम से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे क्या होती है, ट्रैवल कर लेती है। क्या कर लेती है, ट्रैवलिंग कर लेती है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें किसका हिस्सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब इसी का हिस्सा है। क्लियर। आगे हम देखते हैं कि बेसिकली कुछ ही टाइम में जो है एक तरीके से टेक्नोलॉजी की जो है टेलीकम्युनिकेशन का जो सेक्टर है, जिसे टेलीग्राफ, टेलीफोन जो है, मोबाइल फ़ोन, फैक्स वगैरह जो है बहुत तेज़ी से जो है चेंज हुए हैं। कनेक्ट कर पाते हैं हम किससे, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व से जो है कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत आसानी से एक्सेस कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को, इंस्टेंटली, एकदम से। ठीक है, बहुत क्विकली हो गया ये सारा जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ठीक है, और ये किसके ज़रिए हुआ है, सैटेलाइट के ज़रिए हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, टॉक हो गया। टॉक का मतलब वॉइस मेल वगैरह हम आज की डेट में आसानी से भेज सकते हैं। और इन सब से तो आप सब अच्छे से ही वाकिफ़ होंगे ही होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। मुझसे ज़्यादा आप सभी यूज़ करते होंगे इनफैक्ट। चलो आगे पढ़ते हैं। ट्रेड बैरियर क्या होते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, व्यापार अवरोधक। क्या बोलते हैं, अवरोधक। ठीक है, व्यापार अवरोधक के बारे में पढ़ते हैं। अवरोधक का मतलब भी मैं पहले ही बता देती हूँ, रुकावट होता है। ठीक है, रुकावट, किसी भी चीज़ में रुकावट वगैरह, किसी भी चीज़ में जो है प्रॉब्लम्स हो जाना, वो क्या होती है, अवरोधक होते हैं, रुकावट होते हैं। ठीक है, इससे पढ़ते हैं कि टैक्स, और भी किस पे, इंपोर्ट सामान पे, बाहर से जो चीज़ें आती हैं, अगर टैक्स जो है लगाया जा रहा है तो किसका एग्जाम्पल है, ट्रेड बैरियर का, अवरोधक का एग्जाम्पल है। मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि जितना ज़्यादा मैं टैक्स लगाऊंगी उतना जो है कम सामान आएगा। क्लियर, मेरा मतलब मैं से था यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह, आप ये समझ के चलिए। इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर, ये बैरियर कहलाते हैं, ये अवरोधक कहलाते हैं। क्यों, बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ रुकावटें, कुछ जो है अवरोध जो है किए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। क्यों, गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर्स, जिसको जो है गवर्नमेंट किसके, उससे व्यापार, ट्रेड के बैरियर, ट्रेड के जो है व्यापार के रुकावट के रूप में, अवरोधक के रूप में लगाती है। और इसको वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करती है। इंक्रीज करेगी तो मतलब वो रुकावट डाल रही है ताकि व्यापार कम हो। ठीक है, डिक्रीज कर रही है मतलब वो व्यापार को बढ़ावा दे रही है ताकि व्यापार ज़्यादा हो। क्लियर। तो इसके आधार पे है। और ये कौन सा व्यापार है, ये भारत के अंदर का व्यापार नहीं है। जो लोकल ट्रेडर्स करते हैं उस व्यापार के लिए जो है इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा। ये जो है फॉरेन ट्रेड, जो बाहर के देश व्यापार करते हैं, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए जो है टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं। क्लियर। क्वालिटी के जो है मेजर्स जो है तय किए जाते हैं, पैमाने तय किए जाते हैं। ठीक है, सामान के लिए। क्लियर। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं होता, हर देश में होता है। एवरी कंट्री, हर देश जो है किसी न किसी तरीके से जो है इसको लगाती है। अब चलिए, ट्रेड बैरियर्स इन इंडिया, इंडिया में भी ट्रेड बैरियर लगाए गए थे। कब लगाए गए थे इसको भी देख लेते हैं। बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद ही जो है ट्रेड बैरियर भारत में जो है फॉरेन ट्रेड पे या इन्वेस्टमेंट पे लगा दिए गए थे। फॉरेन ट्रेड मतलब दूसरे देश के व्यापार और उनके निवेश पे। ठीक है, दोनों पे ही लगाए गए थे। क्यों, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था हमारी सरकार को कि जो हमारे देश के प्रोड्यूसर, जो हमारे देश के उत्पादक है, हमारे देश के मतलब जो लोकल प्रोड्यूसर्स है, उनको जो है फॉरेन कंपटीशन जो है अभी करने के वो लायक नहीं है। इसीलिए फॉरेन कंपटीशन से जो उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे देश में इतना अच्छा सामान नहीं बिक रहा है, बन रहा है, और बाहर के देशों का सामान ज़्यादा अच्छा है और सस्ते दामों पे मिलेगा, तो लोग जो है उसी को खरीदेंगे। जो भारतीय व्यापारी होगा वो क्या होगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा, है ना। उसका सामान कोई खरीदेगा नहीं। क्लियर। तो होता है ना कि अपने पैरों पे खड़े होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो है एक तरीके से इंडस्ट्री वॉज जस्ट सेटअप इन 1950 to 60, इसी के टाइम पे जो है सेटअप किया गया था। और इसीलिए जो है यहाँ पे कंपटीशन और इम्पोर्ट को जो है एक तरीके से किसी ना किसी तरीके से अलाउ नहीं किया गया था, उसको रोका गया था ट्रेड बैरियर लगा के। क्लियर। अब सिर्फ और सिर्फ किन चीज़ों को जो है अलाउ किया गया था, कि किन चीज़ों का व्यापार बाहर के देशों से किया जा सकता है, मशीनरी का। ठीक है, मशीनरी मतलब एक तरीके से प्रौद्योगिकी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। फर्टिलाइजर्स का, जो खाद है, पेट्रोलियम का। ठीक है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को बाहर से हम जो है ला सकते थे, व्यापार कर सकते थे। दूसरी चीज़ों पे जो है टैक्स ड्यूटी वगैरह बढ़ा के या क्वालिटी की मेजर्स बढ़ा के जो है उस चीज़ को बैन कर दिया गया था या मना किया गया था, कम से कम किया गया था। ठीक है। और दूसरी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है द गिवन प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब क्या है, घरेलू।
ठीक है। घरेलू जो उत्पादक है उनको जो है अलग अलग तरीके से दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री है, जो ऑलरेडी विकास कर चुके हैं, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश, उन्होंने भी ये कार्य किया है। ट्रेड बैरियर कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। लिबरलाइजेशन क्या है, ठीक है। रिमूविंग बैरियर्स, मतलब इन्हीं जो बैरियर्स है, ये जो रुकावटें हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, जो अवरोध हैं, इन्हीं सबको रिमूव कर दिया जाता है गवर्नमेंट के जरिए। तो इसे क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जब इन चीज़ों को जो है एक तरीके से, ये जो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाई थी उसको कम कर देती है, ठीक है, और वो ज़्यादा लिबरल हो जाती है, उदार हो जाती है, अपना दिल बड़ा करके सबका स्वागत करती है, तो क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन इन इंडिया। अब ये उदारीकरण की प्रक्रिया भारत में कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये बात याद रखिएगा प्लीज़ कि ट्रेड बैरियर और लिबरलाइजेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और भारत में ये 1991 में सारे ट्रेड बैरियर को हटा के उदारीकरण का रास्ता अपनाया था, लिबरलाइजेशन को अलाउ किया गया था, ठीक है, क्लियर। इसके साथ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हैड, बेसिकली उन्हें क्यों उन्होंने ये चीज़ की, अब उन्हें लग रहा था कि जो इंडियन प्रोड्यूसर है, जो भारतीय जो व्यापारी हैं, जो उत्पादक करता है, वो जो है दूसरे देशों में जो है एक तरीके से दूसरे देशों की कंपनी से कम्पीट करने के लिए तैयार हैं। अब वो अपना सामान जो है बाहर भी बेच सकते हैं। इसी वजह से जो है उन्हें लगा कि एक तो ये चीज़ है कि वो तैयार हैं, दूसरा चीज़ ये था कि उन्हें ऐसा लगा कि जो बाहर के देश के जो लोग आएंगे, उनका जो व्यापार यहाँ आएगा, तो इस कंपटीशन में जो सामान है, जो एक तरीके से गुड्स की क्वालिटी है, वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी और अच्छी होगी। तब जाके हमारे जो उत्पादक करता है वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे, अपना सामान अच्छा करेंगे, उसकी क्वालिटीज़ के मेजर्स जो है बढ़ाएंगे और अच्छा सामान जो है जनता को मिलेगा, क्लियर। अब चलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है और इसका नाम क्या है, WTO है, ठीक है, जिसको एक तरीके से क्या कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन। क्या कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन भी कहा जाता है हिंदी में, क्लियर। ये बात याद रखिएगा। इसके आगे चलते हैं कि इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। बेसिकली इंटरनेशनल जो ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, उसको लिबरलाइज करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उदार करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो बैरियर्स है, जो रुकावटें हैं, जो टैक्सेस वगैरह लगाए जा रहे हैं, उसको कम किया जाए, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, ठीक है। और ये जो है बेसिकली डेवलप कंट्रीज़ के ज़रिए स्टार्ट किया गया था, डेवलप कंट्री विकसित देशों के ज़रिए स्टार्ट किया गया था। और जो WTO वो क्या करती है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, ठीक है। और उसका काम ये भी है कि सब इस रूल्स को जो है माने, ओबे करे, ओबे करना मतलब उसको माने, उसका पालन करे, ठीक है। WTO के सदस्य कितने हैं, 164 जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, वो इसके सदस्य, मतलब 164 कंट्रीज़ में जो है वो कोशिश कर रही है कि जो रूल्स इसने बनाए हैं वो फॉलो किए जाए और इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त हो, ठीक है। मुक्त हो मतलब जो अवरोधक है उनसे आज़ाद हो, क्लियर, लिबरल हो, ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं कि लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो ट्रेड बैरियर को हटाने का कार्य करवाया गया है, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ करवाया गया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है सिर्फ वहाँ करवाया गया, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो किसी न किसी अनफेयर मीन से ट्रेड बैरियर्स को उन्होंने लगा रखा है। और वो क्वालिटी का पैमाना भी हो सकता है, वो कई बार क्वालिटी मेजर्स जो अपने हाई कर देते हैं कि इस क्वालिटी से कम का सामान हमारे यहाँ नहीं बिकेगा, ठीक है। और इसीलिए जो है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे किसी न किसी तरीके से WTO ने क्या उनको मना लिया है ट्रेड बैरियर हटाने के लिए। तो इससे क्या हुआ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं उन्होंने जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है सेंध मारी है। मतलब डेवलप कंट्रीज़ की जो कंपनियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनका सामान बहुत अच्छा है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो मार्केट है वहाँ पे अपना सामान आसानी से बेच रहे हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की कंपनियाँ वहाँ पे नहीं जा पा रही हैं, वहाँ पे अपना सामान नहीं बेच पा रही हैं, ठीक है। चलिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या रहा और ये किसके बारे में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे, बेसिकली भारत के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एडवांटेज फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा हुआ, कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता, ठीक है, जो हम लोग हैं, जो आम इंसान है, उसको क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि उसको सबसे पहला फ़ायदा क्या हुआ कि उनको जो सामान मिलता था उस सामान की क्वालिटी क्या हुई, इम्प्रूव्ड हुई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको वो सामान लोअर प्राइस में कम से कम जो है प्राइस में मिलने लगा, क्लियर, क्योंकि एक तरीके से कॉम्पिटिटर ज़्यादा आ गए थे, क्लियर। इसके साथ साथ जो है
हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है चॉइसेस ज़्यादा आ गई थी, ठीक है, क्योंकि एक ही सामान के लिए अलग अलग कंपनीज हमारे पास आ गई हैं। जैसे मोबाइल का मैं एग्जांपल ऑलरेडी दे ही चुकी हूँ आप सबको। इसके साथ साथ जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई हुआ है, वो और ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं कि इसके अलावा क्या फ़ायदा हुआ। ये तो हुआ फ़ायदा कंज्यूमर्स को। अब कंपनीज़ को क्या फ़ायदा हुआ, तो देखिए कि बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो व्यापार है वो भारत में बढ़ा है। अब इसके लिए हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है उसके लिए बेनिफिशियल रहे हैं पिछले 5-20 ईयर्स, जो पिछले 20 साल हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल जो सर्विसेज है वो यहाँ पे बढ़ी है, जिसकी वजह से नई नई जॉब्स जो है यहाँ पे लोगों की क्रिएट हुई है, नए नए एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला है, ठीक है। और रॉ मटेरियल भी आसानी से यहाँ पे मिल गया है इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्लियर। और दूसरी चीज़ क्या फ़ायदा हुई है कि जो टॉप इंडस्ट्रियल कंपनीज थी, जो भारत की जो बड़े बड़े अमीर टाटा बिरला अंबानी जैसे कंपनीज थी, उनकी जो है उन्हें जो है उनका जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है। नई नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई है, सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है हमें कि नई नई टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी है, जो तकनीक है वो हमारे देश में आई है, जिससे प्रोडक्शन मेथड जो है बदला है, ठीक है। प्रोडक्शन की जो स्टैंडर्ड्स है वो अच्छे हुए हैं और अच्छी क्वालिटीज़ का सामान हमें मिल रहा है और तेज़ी से सामान हो रहा है। और ये सारी चीज़ें किससे हुई है? कोलैबोरेशन से। याद है मैंने सबसे पहले ही बताया था कि क्या हो जाती है, कंपनीज जॉइंट हो जाती है किसके साथ? जो लोकल कंपनीज है, फॉरेन कंपनी जब जॉइंट हुई है, कोलैबोरेट हुई है, तो नई टेक्नोलॉजी आई है, प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। प्रोडक्शन की जो है एक तरीके से मेजरमेंट अच्छे हुए हैं। इसके साथ ग्लोबलाइजेशन ने और क्या किया है? ग्लोबलाइजेशन ने बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज ने जो है और दूसरी जो स्टैंडर्ड एक तरीके से दूसरी जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ लेकर आई है। टाटा मोटर्स हो गए, इन्फोसिस हो गया, IT रैनबैक्सी हो गया, ये सारी चीज़ें किसके जरिए पॉसिबल हो चुका है? ये सारी कंपनियाँ भारत में किसके जरिए आ चुकी हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये बाहर की कंपनी जो है भारत आई हैं, भारत की कंपनी बाहर गई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का ही असर है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ने नई अपॉर्चुनिटी बनाई है, कंपनीज़ को जो है सेट किया एक तरीके से। IT सेक्टर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें बढ़ावा दिया गया है। अब इसके अलावा सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें तो नहीं होंगी ना, कुछ तो नेगेटिव होगा, कुछ तो गलत असर भी होगा इसका, ठीक है। तो नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले तो देखिए, जितनी भी बैटरीज वगैरह ये जो हम आसपास टॉयज़ वगैरह देखते हैं, बहुत सारे टॉयज़ या जो दिवाली पे जो जुगमुग करने वाली लाइटें होती हैं बेसिकली, वो सारी चीज़ें कहाँ हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग जो ये सारा काम करता था हमारे देश में, जो छोटे छोटे उद्योग करता थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो क्या हुई? वो ख़राब हो गई, बहुत बुरी तरीके से उन्हें हिट किया। हिट करने का मतलब क्या है? एक तरीके से उनकी जो बैकबोन है वो तोड़ के रख दी, मतलब उनका जो व्यापार है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर थे, जो बड़े मैन्युफैक्चरर थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, वो तो आसानी से सर्वाइव कर गए, लेकिन जो छोटे थे वो जो है इस कंपटीशन को नहीं झेल पाए थे। बहुत सारे वर्कर्स इसकी वजह से जॉबलेस हो गए, बेरोज़गार हो गए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को नौकरी तो मिली इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, पर टेम्परेरी बेसिस पे, मतलब परमानेंट नहीं है, उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। और पूरे साल भी उन्हें कई बार पेमेंट नहीं मिलती है, और उनकी जो लेबर कॉस्ट होती है उसे भी काट लिया जाता है, ठीक है, कोई छोटी छोटी गलतियों के लिए। इसके साथ जो उनके वर्किंग आवर्स है वो बढ़ गए हैं, उनसे रात रात की शिफ्ट में जो है काम कराया जाता है। और इसके साथ साथ ये काम और ज़्यादा बढ़ जाता है जब सीजन होता है। सीजनल वर्क आप सबको पता है, कई बार सबको मिलते हैं, है ना। सीजनल वर्क हम सबको पता है, फ़ैन हो गया, कूलर, ये सारा क्या है? सीजनल वर्क है। तो इन पे जो है रात रात को काम कराया जाता है। वेजेस बहुत कम दिए जाते हैं, तनख्वाह बहुत कम है जो जिसको रखा गया है नौकरी पे, ठीक है। और ओवर टाइम के लिए भी जो है उन्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाते हैं, क्लियर। इसके साथ रूल तो बनाए गए हैं पर उनको इम्प्लीमेंट कराने वाला कोई नहीं है, ये मैं पीछे भी आपको पढ़ा चुकी हूँ 3rd चैप्टर में। इसके साथ साथ जो है जो मल्टीनेशनल कंपनी को बड़ा प्रॉफिट होता है, उसमें वर्कर्स को कोई फ़ायदा नहीं होता है, वर्कर्स को कुछ भी नहीं मिलता है, वो उसके साथ अपना प्रॉफिट शेयर करने से डिनाई कर देते हैं। और ज़्यादातर जो वर्कर्स है इसकी वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है, निजी जो क्षेत्र है एक तरीके से, उसमें जो है शामिल है, उसमें काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसके साथ साथ जो उनकी वर्किंग कंडीशन है बहुत ख़राब है, उनको जो है काम करने के लिए सही से जो है वातावरण नहीं दिया जाता है। अब चलिए लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पॉइंट में से एक है स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर का मतलब क्या है? निष्पक्ष।
इसका मतलब है एक तरीके से किसी भी एक के पक्ष में नहीं होना, ना किसी डेवलप्ड कंट्री के पक्ष में होना, ना ही डेवलपिंग कंट्रीज़ के पक्ष में होना। फेयर ग्लोबलाइजेशन, जहाँ सबको विकास करने का कैसा एक समान, एक सेकेंड, जिसको जो है विकास करने का सबको वैश्वीकरण के टाइम पे क्या मिलेगा, एक समान मौका मिलेगा। ठीक है, एक समान मौका मिलना। ठीक है, इसको जो है हम बढ़ावा दे सकते हैं क्लियर, फेयर ग्लोबलाइजेशन के जरिए। इसमें हम देखते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन वो क्रिएट अपॉर्चुनिटी, सबके लिए जो है वो क्या अपॉर्चुनिटी, मौका तैयार करेगा। ठीक है, एक तरीके से मौके देगा। ऑल्सो एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट है, जो फ़ायदे हैं, वो सबके साथ शेयर किए जाए, तब जाके फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन प्ले, और इसमें जो है कौन जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, वो है गवर्नमेंट। ठीक है, वो मेजर रोल इसमें अदा करेगी इस चीज़ को पॉसिबल करने में, ताकि सबको जो है एक समान हिस्सेदारी मिले ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, और वो किसके जरिए प्रोटेक्ट कर सकती है, सिक्योर करेगी। ठीक है, किसके, जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाकर, ताकि सिर्फ और सिर्फ जो है रिच और पावरफुल लोगों को फ़ायदा ना हो, बल्कि जनता, देश की आम जनता को भी इसका फ़ायदा मिले। किसका, वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या इंश्योर कर सकती है। बेसिकली गवर्नमेंट, आप सबको पता है कि क्या करती है, लेबर लॉस बनाती है। ठीक है, श्रम कानून बनाती है। क्या बनाती है, श्रम कानून बनाती है हमारी सरकार, लेकिन उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी तो वही कराएगी, लागू भी तो कराना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वर्कर्स को उनके राइट, उनके अधिकार मिल सके। और इसके साथ साथ जो स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे उत्पादन का कार्य करते हैं, छोटे जो है उत्पादक करता है, ठीक है, उसकी जो है परफॉर्मेंस को, उनके कार्य को जो है अच्छा करने के लिए जो है वो उनकी मदद कर सकती है। ठीक है, ताकि तब तक मदद कर सकती है जब तक कि वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, इतने मजबूत ना हो जाए अपने फील्ड में कि वो बाहर के देशों से कम्पीट कर सके, उनका मुकाबला कर सके। इसके साथ साथ अगर उनकी मदद के लिए ज़रूरी हो तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ट्रेड बैरियर को जो है वो यूज़ कर सकती है, ट्रेड बैरियर और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगा सकती है। ठीक है, और उसको एक क्या काम करना चाहिए, उसे WTO में एक नेगोशिएशन, एक ग्रुप बनाना चाहिए जो कोशिश करे कि सिर्फ और सिर्फ, लास्ट पॉइंट याद है ना WTO का क्या कराया था मैंने, कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्री जो है वो क्या कर रही हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बाज़ारों में तो घुसकर अपना व्यापार कर रही है, पर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो कंपनीज है वो वहाँ नहीं घुस पा रही हैं। तो WTO में एक नेगोशिएशन, एक संगठन बनाना चाहिए जो ये डिमांड करे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनके अधिकारों की जो है हिफाजत हो। ठीक है, और जो एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री जो WTO में रूल कर रहे हैं, उनकी ही मर्जी चल रही है, सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए सारे रूल्स बनाए जा रहे हैं, लगभग काफ़ी हद तक, सारे तो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक, तो उसे अपने अधिकारों के लिए फ़ाइट करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। और पिछले कुछ सालों में हम ये देखते हैं कि ऐसी कैंपेन चली भी हैं जहाँ पे जो है लोगों के जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के चलते WTO ने लिए भी हैं। क्लियर। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ जो आपको अच्छे से जो है रिवाइज भी कर लेनी है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, उसके जो है फ़ायदे क्या है, लोगों को इंटरलिंक कैसे किया जा सकता है, बाकी छोड़ ही देना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेड बैरियर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्रेड बैरियर क्या है, इंडिया में कब लगाया गया था, लिबरलाइजेशन, और इंडिया में क्या हुआ था। ठीक है, WTO पे शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, तो एक दो पॉइंट ही याद रखिएगा नॉर्मली। पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा कि जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जो वैश्वीकरण का है वो क्या पड़ा था। इसके साथ लास्ट है, ये भी जो है बुक का ही क्वेश्चन है आपका, कि जो निष्पक्ष जो वैश्वीकरण के लिए उसके लिए क्या संघर्ष किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ जो है अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।